हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफी यूजफुल होने वाली है जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग के लिए अपनी रणनीति बनाने वाले हैं। आंसर राइटिंग ही ऐसा स्किल है जिसमें आप रैंक आपकी डिसाइड होती है। अगर आप अच्छा लिखते हो, अपने आंसर को अच्छे फॉर्मेट करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, कुछ पेनाल्टी ना लगे उसका ध्यान रखते हो, तो इन सब चीजों को ध्यान अगर रखते हो तो आपका रैंक अच्छा लगता है, अगर आपका नंबर अच्छा है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर से मैंने रिक्वेस्ट की। तो इनकी जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है आंसर राइटिंग की, कि इनका सोर्स क्या होता है, ये कैसे फॉर्मेट करते हैं आंसर को, क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो इन सबका जवाब सर देंगे। तो सर, स्वागत है सर चैनल पे आपका। थैंक यू विकास। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा टॉपिक चूज किया आज, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस का प्री का रिजल्ट आया और बच्चे मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि सर आंसर राइटिंग को लेकर कोई अच्छा वीडियो बनाओ। और मेरा ये मानना है कि जैसे आंसर राइटिंग में सबसे बुनियादी जो बातें होती हैं, बुनियादी बातों में हमें ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम अपना एक बार सिलेबस कर लें। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर पहले दिन से आंसर राइटिंग करेगा। आंसर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं होगी। आंसर राइटिंग तब आपकी मेच्योरिटी के लेवल पे होगी जब आपने एक बार अपना सिलेबस कर लिया हो। मोटा मोटी हम जैसे जीएस की बात करें, जीएस के यूपीपीसीएस में और यूपीएससी दोनों में 4 पेपर है, इसके अलावा ऐसे है। तो आंसर राइटिंग में ये ध्यान रखना होता है कि पहले हम मोटा मोटी अपना सिलेबस कर लें, क्योंकि फिर आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना अपने आंसर में कि सारे दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एथिक्स सारी इंटीग्रेट होगी, तब वो आंसर बढ़िया माना जाएगा। जब जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चंस को देखते हैं, तो क्वेश्चन को देखते समय आपके दिमाग में क्या फ्रेमिंग हो जाती है उस क्वेश्चन को लेकर कि मैं कैसे इसका आयाम खोलूंगा? देखो, मेंस का कोई भी क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन देखते हो, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, तो एग्जाम हॉल से पहले ये काम हमें घर पे करना पड़ेगा। कि जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं घर पे, क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, क्वेश्चन के जो कीवर्ड होते हैं ना उनको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसके बारे में बताएं, उसकी विशेषताएं बताएं। गुप्त काल, उसकी मूर्ति कला और विशेषता, ये तीन कीवर्ड हो गए। तो हमें जैसे हमें लिखना ये होता है कि 3 कीवर्ड हो गए। अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है जैसे गुप्त काल के बारे में, तो 2-3 लाइन में गुप्त काल के बारे में बता दिया। फिर मूर्तिकला के बारे में, क्वेश्चन मूर्तिकला का ही है और चीजों का नहीं है ज्यादा। तो मूर्तिकला और उसका क्या महत्व है या उसकी विशेषताएं हैं। बॉडी पार्ट में इसको मैं लिखूंगा पॉइंट फॉर्म में, कि उसके एटलीस्ट 5-6 पॉइंट बनाऊंगा कि मूर्तिकला के ये कुछ विशेष गुण होते हैं, मूर्तिकला का हमारी संस्कृति के साथ ये योगदान है, मूर्तिकला का सामाजिक आर्थिक में ये रोल है। ऐसे करके उसको बढ़ाऊंगा। साथ में कोशिश करूंगा एक इंडिया का मैप बना के गुप्त काल को उसमें ड्रॉ करूंगा। साथ में यदि मुझे गुप्त काल की मूर्तिकला का या सिक्का शास्त्र का कुछ भी मुझे कोई डायग्राम याद हो, मैं वहां चिपका दूंगा उसको, डायग्राम को। या गुप्त काल के जो मंदिर है उनका डायग्राम हो गया, या क्वेश्चन कई बार भारत की जो मंदिर शैली है, चाहे वेसर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, उनके बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो उनके मैं डायग्राम जरूर बना दूंगा वहां पे। तो क्वेश्चन के पकड़ो, कीवर्ड पकड़ो, अपनी तरफ से लिखने की बजाय जो पूछा गया है टू दी पॉइंट वो लिखो। इंट्रो में लिखो उसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन में। बॉडी पार्ट को बनाओ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में, पॉइंट फॉर्म में लिखो, पैराग्राफ से लेनी चलेगी। और लास्ट में जब निष्कर्ष लिखते हो, निष्कर्ष हमेशा आपका प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब होता है जैसे हम गुप्त काल की कला का आज क्या महत्व है, हमारी संस्कृति में महत्व है, पर्यटन में महत्व है, या और भी क्या उसका रोल हो सकता है। और लेकिन हर एक सब्जेक्ट के अपने इंट्रो, अपने कंक्लूजन होता है। सर, ये जो अभी आपने इतना एक्सप्लेन किया अच्छे से किसी भी आंसर को, तो ये डर कब खत्म हुआ आपका? कौन से आपने 5 मिनट्स लिखे, 4 बार आपका इंटरव्यू इस बार हुआ था, सबसे ज्यादा फियर कौन से अटेम्प्ट में आपको था कि अरे यार आंसर राइटिंग करना है मुझे, कैसे होगा वहां पे आंसर राइटिंग? ये डर कब खत्म हुआ आपका? कौन सा अटेम्प्ट? इसमें विकास लकीली जैसे मेरा मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, वैसे आर्ट्स का रहा है। मैं 11-12 से लेकर कॉलेज में मैंने आर्ट्स ही पढ़ी है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है। तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे स्कूलिंग से ही थोड़ा सा इस मामले में ठीक रहते हैं, कि क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चन यूपीसी में आते हैं वो उस टाइप के आते हैं। तो मेरा, चूंकि मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक था, मतलब 12th क्लास में ठीक था, तो उस समय से मैं आंसर राइटिंग कॉलेज के दौरान भी मैं, लेकिन उस समय शैली अलग थी, पैराग्राफ शैली ये थी, है ना। तो डर तो मेरे नहीं था। जब मैं पहला मैंने मेंस लिखा अपना, उसी में इंटरव्यू हुआ मेरा, पहले मेंस में। क्यों हुआ कि वो शैली अच्छी थी, डर नहीं था? नहीं, डर नहीं था। डर इसलिए नहीं था कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम सब्जेक्ट हम स्कूल में, कॉलेज में लगातार पढ़े हुए हैं, वैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे पढ़े हुए हैं। और मैं एक सीरियस, सही बताऊं तो मैं एक सीरियस स्टूडेंट ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने स्कूल और कॉलेज अपना ऐसे ही किया, मतलब मैं सीरियस ही रहा हूँ अपनी चीजों को लेकर। फॉर्मेट पहले से पता था कैसे फॉर्म करना है? हाँ, ये फॉर्मेट बाद में सीखे। यूपीसी का फॉर्मेट जो है, एक टाइम में ये था कि 2013-14 के आसपास फॉर्मेट पैराग्राफ वाली शैली का था, लेकिन उसके बाद में ये चेंज हो गया, पॉइंट फॉर्म में आ गया। विशेषकर इंग्लिश मीडियम की जो टॉपर है उनकी कॉपी देखना शुरू कर दिया। ये बहुत जरूरी है कि जैसे आप हिंदी मीडियम से हो,
हिंदी मीडियम में यूपीएससी के टॉपर हो या यूपीपीसी के टॉपर हो, उनकी आपको कॉपीज मिलती है, उनको देखा करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और रेदर देन किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज करते हो, उसके अच्छा मेरा एक फार्मूला होता है कि जैसे मैंने पढ़ लिया, ठीक ठाक पढ़ लिया, मतलब इसके लिए ये नहीं कि आपको 100% पढ़ना है, ठीक ठाक आपने एक दो बार अपना सिलेबस कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आप दो काम कर सकते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं कि जो टॉपर्स की कॉपीज है उनको उठाएं। टॉपर मैं कैसे करता था कि जैसे मैं कोई एथिक्स का पेपर लिख रहा हूँ, अब मैं ये देखूंगा इन 2-3 साल में हिंदी मीडियम के टॉपर कौन रहे हैं, जैसे रवि त्याग है, उनकी कॉपी अच्छी है, देख सकते हैं बच्चे, रवि त्याग वाली कॉपी हर जगह मिलती है मार्केट में। इंग्लिश मीडियम के टॉप 10 में कौन अच्छा है, उनकी कॉपी डाउनलोड कर ली, मैंने पढ़ा हुआ है, अब मैं उनके क्वेश्चन उठाऊंगा, खुद लिखूंगा। अब मैं मैच कैसे करूंगा, उनसे मैच करूंगा कि मैंने इंट्रो में क्या लिखा है, बॉडी में क्या लिखा है, डायग्राम कौन सा बनाया है। ये सबसे खतरनाक तरीका होता है। और लकीली मतलब जैसे इस साल मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था और इस समय मेरे बच्चों के साथ आंसर राइटिंग के सेशन भी चल रहे थे। तो इस बार ये था कि मैं अलग से कुछ नहीं कर पाया था, मुझे वो शैली पता थी कि कैसे लिखना है। इस बार टॉपर्स की कॉपीज उतने ज्यादा देखने की नीड नहीं थी। मैंने एक काम किया कि मैं बच्चों को जो आंसर राइटिंग करवा रहा था, उस बैच में मेरे साथ लगभग 3,000 के आसपास बच्चे थे टोटल मिला के, लाइव और रिकॉर्ड वाले बैच में 3,000 बच्चे मेरे साथ आंसर राइटिंग कर रहे थे। तो जो आंसर राइटिंग उनको करवाई, लकीली जैसे उस समय आप मेंस की सीरीज कवर कर रहे थे, आपको मैंने क्या बताया था कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैं लकी हूँ कि बच्चों को जो पढ़ाया आंसर राइटिंग रही वही क्वेश्चन वो मतलब उसके आसपास क्या है, तो मुझे फायदा मिला। इसलिए शायद इंटर कॉल आसानी से हुआ, अदरवाइज पढ़ने के हिसाब से बताऊं तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। उसी दौरान हमने ये बुक लिखी थी ना, ये जो बुक बच्चों को देखने को मिल जाएगी आपके इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली की सब जगह मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह है। अपनी वेबसाइट का लिंक आप लगा देना, उस पर भी आपको मिल जाएगी। ये मैं जो बच्चों को ये बात बोल रहा था कि आंसर राइटिंग कैसे सीखनी है, जैसे इसमें चारों जीएस के पेपर और एसए के हमने मॉडल आंसर दिए हैं। अब करना क्या, उसको पहले सिलेबस कवर करो उसको। सिलेबस कैसे कवर करना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, जैसे जीएस फेस्ट की बात करें, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, आधुनिक भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ये है। आपने मोटा मोटी पढ़ लिया, अपने नोट्स पे पढ़ लिया, मैंने बच्चों को यूट्यूब पे सारा पढ़ा रखा है और उनको शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं। चलो आपने पढ़ लिया, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपने पढ़ लिया, अब आपके लिए आता है कि यार मुझे कोई अच्छी शानदार कोई आंसर राइटिंग वाली कोई बुक हो ना जो मेरी हेल्प करे। और वो बुक नहीं होनी चाहिए जो कॉपी पेस्ट टाइपिंग वाली नहीं होनी चाहिए, या तो टॉपर्स के आंसर हो। तो इस बुक में वो कमाल है, आप बच्चों को दिखा देना कि जैसे उन्होंने उस इस सीक्वेंस में ही है, जीएस फेस्ट में जो टॉपिक आपके उसी सीक्वेंस में है, GS2, GS3, GS4 और ऐसे उस सीक्वेंस में ये लिखे गए हैं। ये सीक्वेंस की आप इंडेक्स देखोगे ना, तो जैसे जीएस फेस्ट पहले तो आर्ट एंड कल्चर, आधुनिक भारत, जैसे सिलेबस में है, आप यूपीपीसी का सिलेबस भी यही है, GS2 का ये सिलेबस है, GS3 और GS4। जब हम अब बच्चे ने क्या किया कि GS1 कर लिया या उसने एक सेगमेंट कर लिया कि क्लास संस्कृति पढ़ लिया, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ये आएगा क्लास संस्कृति। तो अब जैसे ये यूपीसी के क्वेश्चन पूछे हुए है ना, पीवाईक्यू तो भी इसमें आपने पीवाईक्यू ही मेनली किए इसमें मैंने ज्यादा, यूपीसी के पीवाईक्यू, सिलेक्टिव पीवाईक्यू उठाए, लगभग 250 का कलेक्शन किया है। और ये हैंड रिटन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चा भी तो हैंड रिटन 2 पेज में लिखता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कितने वर्ड लिखने हैं, कितना पैराग्राफ देना है, मुझे डायग्राम कहाँ बनाना है। प्रैक्टिकल अप्रोच इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली है। और मैं जोर देके क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता ऐसी किताब मार्केट में अभी तक आई है। हम लकी कि हम 6 महीने जो बच्चों के साथ काम किया था, जो आंसर राइटिंग में खुद बनाता था, और मैंने खूब यूज किया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि बच्चे ये बोलेंगे ट्रेडिशनल तरीके से लिखा गया। मैंने खूब चैट जीपीटी का यूज किया। मेंस में चैट जीपीटी हेल्प करती है कि आपको सीक्वेंस बनाने में हेल्प करती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करोगे या फिर पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह से इंटरफेस आएगा वेबसाइट का। आप स्क्रॉल करके बाय इट नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद ये फॉर्म आएगा जिसमें आप ईमेल आईडी, अपना नाम, एड्रेस भर के, पिन कोड, फ़ोन नंबर, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें 2 पेमेंट का ऑप्शन आएगा, प्रीपेड और सीओडी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीपेड यूज़ करना क्योंकि सीओडी में आपका थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है और आप नीचे आके यहाँ से पे नाउ कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर का एक कॉम्बो सेट भी है, ये आपको लिंक नीचे अगेन दिख जाएगा। इसमें उनकी सारी बुक एक ही जगह मैंने मर्ज कर दी है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी के एमसीक्यूज वाली जो 6 से लेकर 12वीं तक की है, और इनका ये जो अभी बुक आप देख रहे हो मेंस मॉडल आंसर, वो भी फिल्म्स का पीवाईक्यू बुक, सीसेट की पीवाईक्यू बुक, एथिक्स बुक और ऐसे बुक, ये आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो उसको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे उसका सिलेबस कवर होता चला जाएगा, एकदम उसका जीएस के चारों पेपर की आंसर राइटिंग बहुत ही शानदार हो जाएगी। और इस चीज पर बिलीव उसको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी आपने हिंदी में इसको हिंदी के लिए तो जो बच्चे चाहते हैं कि आंसर राइटिंग सीखे, तो वो 70 के लगभग वीडियो आंसर राइटिंग के, और उसमें कैसे हैंडल करते चीजों को, बच्चे उसके साथ साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और उसके अंदर वो नोट्स फ्री में है। जो ये इस किताब की बात कर रहे हैं ना, वो नोट्स उसमें फ्री में है सारे। अच्छा, उसमें एक चीज और है, बच्चे को नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है। हमने लगभग ना सारे सब्जेक्ट के उसमें शॉर्ट नोट्स भी दे दिए बच्चों को। ओके, तो जो लिंक के थ्रू जाएगा कुछ डिस्काउंट?
हाँ, मतलब आपके लिंक के थ्रू जाएगा, बिल्कुल उसके लिए अच्छा करेंगे। आपके लिंक से जा सकता है वो। ठीक है, तो दोनों बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही सर का जो बैच है आंसर राइटिंग वाला, कि कैसे इनकी क्या माइंड सेट होता है किसी आंसर को लेके, क्योंकि एक वीडियो में 8-10 मिनट के वीडियो में अपने माइंड सेट को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सर को, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी तो आपको बता देंगे, लेकिन किस तरीके से अप्रोच लेनी है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थीम को ध्यान में रखते हुए, वो सारी चीज थोड़ा इलेबोरेट करके हर वीडियो में ही सर बता सकते हैं। तो छोटे मोटे जो डाउट्स होते हैं वो आपके मेंटरशिप या फिर आंसर राइटिंग क्लास में वो सब दूर हो जाएगा। तो इसके लिंक मैं लिए नीचे दे हाँ, दूंगा। इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों को ना, हाँ। कि इस बुक को चाहे खरीदे नहीं वो, क्योंकि इसमें पेज है लगभग 670 पेज है इसमें। और प्राइस भी इसका कोई बहुत ज्यादा, 670 पेज बहुत होते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होता है, प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार जाए, जैसे आप लोग इलाहाबाद में रहते हो या लखनऊ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बुक शॉप पे जाके एक बार किताब पलट के देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको खरीदना है, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि यार आप ना ऐसे ही बुक मत खरीदो, जाके बुक शॉप पे जाके आधी घंटा उस किताब को टटोलो कि वो बुक आपके लिए काम की है कि नहीं, आपका सिलेबस उसमें कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रिलीवेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार जाके देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप इसको लेके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे इस ओके, बुक को। ये बुक हाँ, बिगिनर के लिए भी आपने बनाया फिर एडवांस के सबके लिए, सबके लिए, बिगिनर्स के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर्स तो उसके लिए भटकाव उसी पे आता है। लिए? मैच्योर व्यक्ति को तो पता होता है, मैच्योर व्यक्ति को ये भी पता है कि सर का 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, इन्होंने मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, तो उनको ये विश्वास दिखाएगा यार इनका जब ये लिख रहे हैं, ये मेंस में लिख के आ रहे हैं, तो उनका फायदा है। लेकिन बिगिनर्स इस चीज पे विश्वास नहीं, बिगिनर्स विश्वास करते हैं 2.5 लाख वाली कोचिंग में, तो अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने के बाद मेरे पास आते हैं वो। तो मैं ये कहूंगा एक बार जाके ये बुक है ना, बुक शॉप पे जाके इस बुक को देखें, एक बार टटोले, आपको मजा आएगा। आप चाहो तो इसके बुक के अंदर के जो पेज है ना, उनको भी आप बच्चों को दिखा देना आप। हाँ, और ये बिल्कुल। बुक ज्यादा समझ रहा हूँ तो मैंने अभी जो आंसर राइटिंग वाला कोर्स बोला था, वो बुक इसी से निकली है। अच्छा। वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से आप समझ ओके। सकते हो। छोटी सी फीस रखी है, ये भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। 1500-1600 रुपए फीस हमने उसकी रखी है। ठीक। आपने बहुत से एस्पिरेंट की कॉपियां देखी होंगी, हाँ, चेक किया होगा, लगभग कितने, आपको कुछ अंदाजा है कि 20,000, 10,000 कॉपियां चेक की होंगी, देखा होगा आपने? बहुत आंसर देखते हैं, क्योंकि मतलब आप कह सकते हो जैसे मेरे पास बच्चे थे उसमें मैं कॉमन मिस्टेक जानना चाहूंगा, उतनी कॉपियों में आपने हाँ, कॉमन मिस्टेक देखा क्या, कि कहाँ गलती हो रही है बच्चों से? देखो एक चीज तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंसर देखते ही पता लग जाएगा इस बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पहले भी हमने मेंटरशिप देख, लकीली लास्ट ईयर जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, रिजल्ट तो बाद में आया था। मैंने पहले बोला था ना कि जैसे मोहन जाखड़ है, मोहन मंगावा है, दीपक है, इनका सिलेक्शन होगा। आप बोल रहे थे कि ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने ये कहा कि यार इनकी मैंने कॉपियां देखी है, इन लोगों ने मेरे पर विश्वास दिखाया, ये हमारी मेंटर आंसर राइटिंग वाली मेंटरशिप में थे पहले। तो मैंने दोनों मोहन को बोला था कि इस बार यार आप वाकई टॉप करोगे। मैंने रैंक नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये बोला कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, टॉप करोगे, और इवन सब कुछ ठीक रहा तो हिंदी मीडियम के टॉपर आप होगे। तो मोहन जाखड़ की जैसे 53वीं रैंक आई थी ना, और इस बात को वो आज भी हंसते हुए कभी मजाक में याद दिलाते हैं मुझे। मुझे खुशी होती है कि, और मैं किसी के लिए भी ये बोल सकता हूँ कि देखो कोई भी हो, आप आंसर लिख के दिखाते हो ना, तो उससे पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि कुछ बुनियादी बातें होती हैं, बुनियादी बातों का मतलब होता है सबसे पहले मैं बच्चों का यही देखता हूँ कि आंसर का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। जैसे मुझे कोई बच्चा ऐसे का पेपर दिखाएगा, मैं उसके ज्ञान की बात बाद में करूंगा, मैं उससे पहले ये बोलूंगा कि यार बेटा ये स्ट्रक्चर जो आंसर का होता है ना, ये सही करके लाओ। जब तक वो स्ट्रक्चर सही नहीं करेगा, जब तक मैं उस पर आके उसके नॉलेज की तो बात ही नहीं करूंगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रॉपर पैराग्राफ, बैलेंस पैराग्राफ, सुंदर राइटिंग, कहाँ पे आपको कोटेशन लिखना है, कहाँ पे कहानी लिखनी है, कहाँ पे डाटा यूज करना है, और अच्छे से मतलब उसको सजाना है निबंध को। मैं पहले उस पे बात करूंगा। बच्चा जब तक नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, फिर वो बच्चा अपना काम करके लाता है, मुझे खुशी होती है कि अब समझ गया। अब मैं सेकंड बात करता हूँ कि अब तुम्हारी नॉलेज की बात करते हैं कि कहाँ कौन सा नॉलेज डालना है, और कैसी सकारात्मक शैली का उपयोग करना है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही जीएस के आंसर में होता है। सबसे पहले वो बिखरा बिखरा लिखेगा, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेगा, तो मैं उसको बोलूंगा ना स्ट्रक्चर गलत है, पॉइंट फॉर्म में लिखो, डायग्राम बनाओ, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो। कई बार बच्चे आधे पेज का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, कंक्लूजन भूल ही जाते हैं। तो ये होता है आंसर राइटिंग की बेसिक बुनियादी बातें। ओके सर, करंट अफेयर में थोड़ा सा करते हैं कि इसमें जो वैल्यू एडिशन हम करते हैं, जो कि दूसरे आंसर से हमें अलग बनाता है, इसमें तो वो फॉर्मेट समझ जाएगा और आपकी वो थिंकिंग समझ जाएगा कि इन्होंने इंट्रो में करंट का ऐड किया है या फिर कंक्लूजन में करंट का किया, मेन बॉडी फ्रेम में किया है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद वो आंसर राइटिंग में अपने करंट को इजिली कर पाएगा, समझ पाएगा कि हम सर कैसे कर रहे हैं तो मुझे कैसे प्लेस करना है। वैसे तो ये करंट अफेयर के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपने सही बात रखी है। वैसे तो ये बुक लेटेस्ट ही बनाई है हमने, जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर एंड तक ये बुक लिखी है। तो सारा करंट अफेयर की जो चीजें इसमें आ गई है। अच्छा, समराइज किया। हाँ, आगे जैसे मान लो 2-4 महीने बाद भी इस बुक को यूज करे बच्चा, तो जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा कि इस रिपोर्ट के अनुसार तरीका पर पता चल जाए। सेम है कि ये नई रिपोर्ट आ गई, वहां बॉडी पार्ट में डाटा लिखा हमने, कोई बैंक का
कोई आरबीआई की गाइडलाइन का लिखा है या एसबीआई का कुछ भी ऐसा कोई आता है ना बैंकिंग की इस रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें वित्तीय समावेशन को लेकर ये बात की गई है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, तो उनको आप वो इजीली कर लेगा। और वैसे भी मेंस पे स्टैटिक पार्ट बहुत बड़ा है। आपका जीएस 1 पूरा स्टैटिक है, उसमें ज्यादा करंट अफेयर का रोल नहीं है। जीएस 2 3 करंट अफेयर है, उसमें आपको नई नई रिपोर्ट्स वगैरह ऐड करनी पड़ेगी इसमें। ओके, कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके बताना। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो मुझे आंसर राइटिंग से रिलेटेड या फिर आपकी दिक्कत हो रही है, चाहे स्पीड की अगर बात करें सर, स्पीड कैसे बढ़ाए थे आप? स्पीड के लिए देखो, स्पीड के लिए उसको करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे पेपर लिख लें एक बार, फिर बाद में एक प्रॉपर 3 घंटे का जो पेपर होता है, जैसे यूपीपीसीएस में 3 घंटे का होता होगा पेपर, मुझे उसका आइडिया नहीं, यूपीएससी का 3 घंटे का होता है। तो मैं जैसे इस बार भी मैं लिख रहा था, मैंने कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया, मुझे पहले दिन 4 या 5 घंटे लगे उसको लिख, लेकिन छोड़ा नहीं लिखना, मुझे लिखना था बस, चाहे 5 घंटे लिखे 6 घंटे लिखे, कुर्सी पर बैठ गया तो लिखना है। वो तो आपने देखा बेंच के टाइम में। फिर उसको घटाते घटाते 3.25 घंटे तक ले आए, लेकिन रियल एग्जाम में वहां पे एक पता नहीं कहाँ से ताकत मिलती है ना। आप कंटेंट होना चाहिए। हाँ मतलब सही हो जाता है, मतलब ईश्वर आपका साथ देता है वहां पे। और पेन की स्पीड तो मतलब बुलेट ट्रेन से फास्ट होती है उस समय। ये होता है मतलब। ओके, कैसी लगी कमेंट कर देना आप। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया मुझसे तो वो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियोस में उसे कवर कर लूंगा। जो ये क्वेश्चन पूछता हूँ ये आपसे रिलेटेड ही होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो दिक्कत होती है, समझता हूँ कि कोई मैं भी वो एस्पिरेंट हूँ तो समझता हूँ चीजों को। तो कमेंट कर देना, साथ ही वीडियो कैसी लगी बता देना, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। फाइनल सर बात राइटिंग के ऊपर बहुत आप सभी को वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप चीजों को समझ गए हैं। और मेरा तो ये मानना कि आंसर राइटिंग के मामले में ये बुक आपके लिए वाकई वरदान होगी। और मैं ये नहीं कहता कि हमें बुक सेल करनी है यार, एक टीचर की कोई बुक आती है तो उससे वो कोई बहुत पैसा नहीं बनाता है, वो बच्चों के लिए गिफ्ट होता है ना। तो ये वाकई मतलब इतनी दिल के करीब बुक है ना, एक बार जाके देखें, इसको सपोर्ट करें, प्यार करें। और ये मतलब आपके लिए है, मतलब आपके लिए ही बनाई गई है, आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, तो इसको देना। आप महंगे जो 15,000 20,000 के कोर्स लेते हो उससे तो कितनी अच्छी बुक है, नंबर दिलाइए आपको ये बुक। ओके, तो दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, सर के आंसर राइटिंग का भी लिंक नीचे दे दूंगा और साथ ही बुक का भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।